बहुत सारे लोगों की जो प्रॉब्ली उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उनकी पीआर नहीं होगी। तो हे गाइस, दिस इज गुसाहिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो यार बहुत दिन के बाद मैं कैमरा फेस कर रहा हूँ, वीडियो वगैरह शूट कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। उनके बारे में कभी और किसी और वीडियो में बात करेंगे, या फिर आप व्लॉग चैनल जाके हमारा चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीआर टू पीआर प्रोग्राम के बारे में, जिसके बारे में सोशल मीडिया पे हर कोई बात कर रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि भी सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, या फिर क्वाइटली इसका लॉन्च कर दिया गया है कनेडियन इमिग्रेशन के द्वारा। जो कनाडा की इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं लीना डियाब, उन्होंने भी कहा है कि भी इसको हम सॉफ्ट लॉन्च कर चुके हैं। लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कि भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या हिसाब किताब होगा, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अप्रैल में आएंगी। लेकिन हाँ, सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है, तो उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा जाग गई हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि यार चीज़ें जिस हिसाब से दिखाई देती है ना, उतनी सिंपल नहीं है। और हो सकता है कि भी बहुत सारे लोगों की जो उम्मीद लगा के बैठे हैं उनकी इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर ना हो और उनको दूसरे तरीके ढूंढने पड़े। तो बेसिकली यार नवंबर 2025 में, मतलब कुछ 5 महीने पहले, इस प्रोग्राम के बारे में सबसे पहले बात की गई थी। जब कनेडियन गवर्नमेंट ने अपना बजट वगैरह अनाउंस किया था, तो जो इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट थी उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई थी कि भाई एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा जिसमें 33,000 मतलब 33,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी। और उसके अंदर ये भी मेंशन किया हुआ था कि भाई उन टेम्परेरी रेजिडेंट्स को पीआर लेने का मौका दिया जाएगा इस प्रोग्राम के थ्रू जो ऑलरेडी कनाडा की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेस वगैरह पे कर रहे हैं, यहाँ कनाडा के अंदर अपनी जॉब कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेटल्ड हैं। अब इस प्रोग्राम के बारे में जब लोगों को पता लगा, सबने अनाउंसमेंट वगैरह चेक की, तो भाई साहब लोग फूले नहीं समा रहे थे। सबकी उम्मीद जाग गई। जिनका स्कोर 450 480 है, जो बिल्कुल उम्मीद हार के बैठे हुए हैं कि भाई अब तो कनाडा की पीआर हो ही नहीं सकती। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद लोगों की उम्मीद जाग गई कि भाई अब तो हमारी कनाडा की पीआर हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि टीआर टू पीआर रिटर्न्स हो रहा है। लेकिन चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की जो प्रॉबली उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उनकी पीआर नहीं होगी। तो इसलिए उनको बहुत ध्यान से और भी रास्ते ढूंढने चाहिए, सिर्फ इस प्रोग्राम के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि यार बात कड़वी है लेकिन सच है कि भी पहले जो टीआर टू पीआर प्रोग्राम आया था, तब गवर्नमेंट का जो फोकस था, जो उनके टारगेट्स थे, उनके गोल्स थे, रिक्वायरमेंट्स थी, वो बहुत ज़्यादा अलग थी। और अब जो कनेडियन गवर्नमेंट का फोकस है इमिग्रेशन को लेके, जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने वाली हैं, और हो सकता है कि भी जनरल ऑडियंस के लिए ये प्रोग्राम ना हो। अब देखो यार, इस प्रोग्राम से रिलेटेड 3 मेजर प्रॉब्लम्स मेरे को साफ साफ दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोगों की इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर नहीं होने वाली है। सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि आज के टाइम पे कनाडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 2.8 मिलियन टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं। मतलब अगर हम ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वगैरह चेकआउट करें तो एज ऑफ अक्टूबर 2025 कनाडा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 28 लाख टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं, और वो लोग कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, कनाडा के अंदर वो परमानेंट होना चाहते हैं। अगर उनमें से अगर हम रेफ्यूजीज और जो असाइलम वगैरह वाले लोग होते हैं उनको हटा दें तो बचते हैं 2.3 मिलियन लोग, मतलब 23 लाख। और इस प्रोग्राम में कितने लोगों को पीआर दी जाएगी, मतलब टीआर टू पीआर किया जाएगा 33,000 लोगों को। तो अगर हम परसेंटेज निकालें, 33,000 डिवाइडेड बाय 23 लाख इंटू 100, तो कितना हो जाता है? वो हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 0.13%, जो कि बहुत 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 छोटा नंबर है। अब आप कहोगे नहीं यार ऐसा थोड़ी है, ज़रूरी थोड़ी है कि वो जो 23 लाख लोग हैं वो सारे के सारे कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं। हो सकता है उनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हों जो टेम्परेरीली कनाडा के अंदर रहना चाहते हैं, कनाडा की पीआर लेने का उनका कोई इरादा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। तो मान लेते हैं कि भी उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जो टेम्परेरीली ही रहना चाहते हैं, पीआर लेने की उनकी कोई इंटेंशन नहीं है। तो आधा भी कर दो तो कुछ 11 लाख लोग बचते हैं, 11.5 लाख लोग बचते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी आ जाती है कि भी ज़रूरी थोड़ी है कि भी सारे के सारे लोग इसी प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर लेंगे, इसी प्रोग्राम में अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो LMIA लेके वर्क परमिट पे कनाडा आए थे, यहाँ पे टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, PNP के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर लेंगे। या फिर कुछ लोग अटलांटिक प्रोविंसेस के अंदर रहते हैं तो अपना वो AIP प्रोग्राम के थ्रू पीआर लेंगे, या फिर बहुत सारे लोग कुछ रैंडम प्रोग्राम्स के थ्रू अपनी कनाडा की पीआर लेंगे। तो लेट अस से अज्यूम करके चलते हैं कि भी इस प्रोग्राम के थ्रू जो कैंडिडेट्स होंगे वो एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू चूज़ किए जाएंगे। मतलब जिन लोगों ने एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अपनी प्रोफाइल बना रखी है वो सारे कैंडिडेट्स इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर ले सकते हैं। तो भाई एज ऑफ मार्च 1, 2026 एक्सप्रेस एंट्री के अंदर 2,32,000 प्रोफाइल्स हैं। अब ये जो 2,32,000 लोग हैं ये तो डेफिनेटली अपनी कनाडा की पीआर लेना चाहते हैं, तभी इन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाई है। अब इनमें से कुछ 14,500 लोग ऐसे हैं जिनका सिगेरा स्कोर 500 से ज़्यादा है, तो उन लोगों को फिलहाल हम हटा देते हैं अपनी कैलकुलेशन से। तो बचे अप्रॉक्सीमेटली 2,18,000 लोग। अब इनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कनाडा के अंदर नहीं है, किसी और कंट्री से, मतलब इंडिया से, पाकिस्तान से, या फिर किसी रैंडम कंट्री से उन्होंने अपनी एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाई है FSW या फिर किसी और प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर लेने के लिए। तो इसको भी आधा कर देते हैं, मतलब मान लेते हैं कि भी आधे लोग कनाडा के बाहर से अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, तब बचते हैं 1,09,000 लोग। तब भी
33,000 लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू कनाडा की पीआर दी जाएगी। तो अगर कैलकुलेशंस वगैरह करें तो जो चांस बनता है वो बनता है 30%, जो कि स्टिल काफ़ी ज़्यादा कम है। अब दूसरी प्रॉब्लम जो मेरे को दिखाई देती है इस प्रोग्राम के अंदर वो ये है कि भाई ये ना बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए होने वाला प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं है कि जनरल ऑडियंस है कि भाई अगर आपने कनाडा के अंदर अपनी पढ़ाई की है, कनाडा के अंदर आप कोई भी जॉब कर रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, तो इस प्रोग्राम के थ्रू अपनी पीआर ले सकते हो। मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा नहीं होने वाला। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए कि भी कुछ लोग जो कुछ स्पेसिफिक जॉब्स कर रहे हैं जो कि इन डिमांड सेक्टर्स या फिर इन डिमांड कैटेगरीज के अंदर आती हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग जो बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पे रह रहे हैं, कुछ रूरल एरियाज़ में या फिर रीजनल जगहों पे रह रहे हैं, वही लोग इस प्रोग्राम के अंडर एलिजिबल होंगे। ऑल्दो ऑफिशियल अनाउंसमेंट कोई नहीं आई है कि भी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है, क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह होने वाली हैं, लेकिन अगर हम ऑनलाइन आर्टिकल्स वगैरह को देखें, जो स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए ये प्रोग्राम ओपन होगा। कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स जैसे कि हेल्थ केयर एंड केयर सर्विसेज, जैसे कि नर्सेज या फिर पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, स्किल ट्रेड्स या फिर कंस्ट्रक्शन वाले लोग, या फिर एग्रीकल्चर एंड एग्री फूड, या फिर हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन या फिर लॉजिस्टिक्स, तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं ये फिलहाल कनाडा के अंदर इन डिमांड है। तो जो लोग इन फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, इनसे रिलेटेड जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, प्रॉब्ली उनके लिए प्रोग्राम बढ़िया होगा। ऑल्दो वी शुड डेफिनेटली वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और तीसरी प्रॉब्लम इस प्रोग्राम के अंदर मेरे को ये दिखाई देती है कि वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ना, जब अनाउंसमेंट आई थी तो जो लिखा हुआ था कि भी 33,000 लोगों को कनाडा की पीआर लेने का मौका दिया जाएगा, एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, उसमें लिखा था कि भी इन 2026 एंड 2027, मतलब ओवर द ड्यूरेशन ऑफ 2 ईयर्स 33,000 लोगों को कनाडा की पीआर दी जाएगी। मतलब 2021 में जो प्रोग्राम आया था उसमें क्या हुआ था, एकदम से पोर्टल ओपन हुआ और बड़े सारे लोगों को कनाडा की पीआर मिल गई थी, मतलब उन्होंने अप्लाई कर दिया था। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, प्रॉबली मेरे पर्सनल ओपिनियन में ऐसा नहीं होगा कि कोई पोर्टल ओपन होगा, कोई ड्रॉ निकलेगा और 33,000 लोगों के लिए वो ड्रॉ निकलेगा, लोग अप्लाई करेंगे और फिर उनकी पीआर हो जाएगी। मे भी ऐसा नहीं होगा, मे भी होगा कि भी बैचेस में हिसाब किताब चलेगा कि पहले 5,000 लोगों के लिए पोर्टल ओपन हो रहा है या फिर उनके लिए ड्रॉ निकला है, फिर 4,000 लोगों के लिए, फिर 6,000 लोगों के लिए, मतलब बैचेस में होगा धीरे धीरे। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि भी आज के टाइम पे, मतलब एज ऑफ March 1, 2025, जो मैंने बताया कि भी अप्रॉक्सीमेटली 2,18,000 लोग जिनका 500 से नीचे स्कोर है वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर हैं। अब लेटर से कि 5,000 लोगों के लिए पोर्टल ओपन होता है तो परसेंटेज निकालें तो आज के टाइम पे वो बनेगी अप्रॉक्सीमेटली 2 या 2.5%। और फिर कुछ 3 महीनों के बाद फिर से 6,000 लोगों को इस प्रोग्राम के थ्रू पीआर अप्लाई करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। लेकिन तब तक और नए लोग एक्सप्रेस एंट्री के पूल के अंदर ऐड होंगे तो कॉम्पिटिशन प्रॉबली और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा या फिर उतना ही रहेगा। तो ओखा हिसाब किताब है, तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से इस प्रोग्राम पे तो नज़र रखो, डेफिनेटली यू नेवर नो कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या निकल के आता है। लेकिन जो भी आपका पहले प्लान था कि भी मैं सीआरएस स्कोर इंक्रीज करूंगा, या फिर मे बी आप फ्रेंच सीख रहे हो, या फिर जो भी आप कर रहे हो पीआर लेने के लिए, उसको छोड़ मत देना इस प्रोग्राम के चक्कर में। ये प्रोग्राम आएगा ठीक है, लेकिन जो चीज़ें आप ऑलरेडी कर रहे हो अपनी कनाडा की पीआर लेने के लिए, उन पे भी फोकस रखो, उनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। तो एंड में यार यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप कनाडा के अंदर कोई जनरल जॉब कर रहे हो, मतलब ऐसी जॉब कर रहे हो जो इन डिमांड सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, उन ऑक्यूपेशंस वगैरह के अंदर वो नहीं आती है, या फिर अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कुछ स्पेसिफिक रूरल एरियाज़ में या फिर रीजनल जगहों पे नहीं रह रहे हो, नॉर्मल जो जनरल जगहें हैं वहाँ पे रह रहे हो, तो हो सकता है प्रॉबली ये प्रोग्राम आपके लिए फ़ायदेमंद ना हो, इस प्रोग्राम के अंदर आप एलिजिबल ना हो। ऑल्दो डेफिनेटली मैं दोबारा बोलना चाहूँगा कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, डेफिनेटली वी शुड वेट फॉर दैट। लेकिन जब तक हम वेट कर रहे हैं, मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी कर लेने चाहिए। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जब हम अपनी कनाडा की पीआर अप्लाई करते हैं किसी भी प्रोग्राम के थ्रू, चाहे एक्सप्रेस एंट्री या फिर AIP या फिर कुछ भी, कुछ स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो चाहिए होते हैं, मतलब वो तो चाहिए ही होंगे जब आप अपनी पीआर की एप्लीकेशन डालोगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको डेफिनेटली रेडी करके रखने चाहिए, ताकि इन केस कोई 0.1% चांस भी है कि भी आप एलिजिबल हो जाते हो, क्राइटेरिया ऐसा निकल के आता है, रिक्वायरमेंट्स ऐसी होती हैं कि भी आप एलिजिबल हो जाते हो, तो उस केस में आप फटाफट से अपना अप्लाई वगैरह कर पाओ। ऐसा ना हो कि भी आप एलिजिबल हो रहे हो इस प्रोग्राम के थ्रू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा निकल के आता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है जो आपसे अरेंज नहीं हो रहा है या फिर दिक्कत आ रही है और फिर आप अप्लाई ना कर पाओ। तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके रखो, और उसके बारे में मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है कि भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने चाहिए। तो वो जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये वीडियो आप लोगों को बढ़िया लगी, थोड़ी बहुत ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब से रेगुलर वीडियोज़ आएंगी, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, और जब तक अगली बढ़िया वाली वीडियो नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।